A very good afternoon everyone. So today we are going to study a topic known as हाइजेनबर्ग पिक्चर या फिर इसी को हम हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. सो लेट्स सी कि इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक. जैसे कि हमें पता है क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन हुआ करते थे, राइट. तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ क्यों हमने किया था, बिकॉज जैसे कि देखो मैं आपको पहले 3 क्लासिकल जो इक्वेशंस है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपको बता देता हूँ. तो फर्स्ट वन इज दिस P इक्वल्स टू U प्लस AT. सेकेंड वन इज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. थर्ड वन इज 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो 3 है ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर. तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या रिलेट कर पाते हो, मतलब इसका यूज़ क्या होता है. सो बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इसीलिए यूज़ करते हैं सो दैट जैसे अगर मुझे किसी सिस्टम में मेरे पास कोई मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, या फिर फिजिकल सिस्टम है. तो एक फिजिकल सिस्टम लेट्स कंसीडर, सबसे सिंपल एक फिजिकल सिस्टम क्या हो सकता है. लेट्स से कि अपने पास में एक m मास का कोई पार्टिकल है, ठीक है. ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद में अगर हम इसकी वेलोसिटी को देखते हैं तो वो u से लेकर v तक चेंज हो जा रहा है. ठीक है, कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है, तो t टाइम के लिए ये मूव कर रहा है फ्रॉम 0 टू t. ठीक है, अगर रेस्ट पे था तो अगर हमने उस टाइम को 0 कंसिडर किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के टाइम को अगर हमने 0 कंसिडर किया, फिर जो फाइनल वेलोसिटी का टाइम अगर t है तो उस समय में वेलोसिटी v हो रहा है, राइट. तो इस तरह से हमने कुछ कंसिडर किया है. अगेन अगर हम फिर से कुछ कंसिडर करें कि इस टाइम t पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x हो रहा है, ठीक. अगेन हमने अगर एक और चीज़ कंसिडर की कि जो ग्राउंड लेवल है इससे इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक. तो इस तरह की जब कुछ चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो तब हम एक सिस्टम को डिफाइन कर पा रहे हैं. तो अगर मैं एक सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट की बात करूँ, ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल. तो प्रेजेंट स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रेजेंट स्टेट में मैं अगर कह रहा हूँ कि इसका मास m है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी, और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी u थी, ठीक. अगेन उस टाइम पे टाइम जो है, टाइम इक्वल्स टू अगर मैं 0 कंसिडर करता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट है ना, टाइम इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है. और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस टाइम समझो 0 है, x इक्वल्स टू 0 है फिलहाल, अगर ये पार्टिकल रुका हुआ है तो एट रेस्ट है तो, ठीक. तो उस हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी जो भी है, ठीक. इससे एक्सेलरेशन होगा कुछ, ठीक है. तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मुझे प्रेजेंट स्टेट पता है, ठीक है, मेरे को अगर प्रेजेंट स्टेट मालूम है तो मैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट अप करके कुछ रिलेशन निकाल लूँगा इन चीज़ के बीच में, ठीक है, इन सभी टर्म्स के बीच में. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टाइम वाला टर्म है, ठीक है, इसका यूज़ करके मैं इस प्रेजेंट स्टेट की मदद से इसका पास्ट स्टेट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है. पास्ट स्टेट कैसे निकालूंगा, लेट्स से अगर मैं t इक्वल्स टू -3 सेकेंड यहाँ पे लेता हूँ तो मेरे को इसका पास्ट स्टेट मिल जाएगा. उसी तरह से अगर मेरे को इसका फ्यूचर स्टेट निकालना है, ठीक है, तो फ्यूचर स्टेट के लिए मैं टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड ले लूँगा, 10 सेकेंड ले लूँगा, तो उस हिसाब से मेरे को इसकी फ्यूचर स्टेट भी पता चलेगी, ठीक है. तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करके क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते थे, प्रेजेंट स्टेट, मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमें सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट बताती थी कि उसका टाइम एंड ऑल, मतलब टाइम के साथ में इस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मास, इन सब का क्या रिलेशन है, ठीक है. तो इसी का यूज़ करके अगर हम फ्यूचर स्टेट या फिर पास्ट स्टेट के बारे में पता करना चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं, राइट. उसी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश की गई थी, ठीक है. तो इसी कोशिश को 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से किया था. तो उसकी वजह से ना हमारे पास में तीन टाइप्स है जिससे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक. तो उन्हीं 3 टाइप्स में से एक टाइप को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है हाइजेनबर्ग पिक्चर, या फिर इसी को हम हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश की थी वो थी स्क्रॉडिंजर, ठीक है. फिर उसके बाद में हाइजेनबर्ग आए, फिर उसके बाद में आए डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट जो कहना है वो. तो उन्होंने
अपना एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन दिया था, ठीक है। फर्स्ट तो अपना स्क्रॉडिंजर थे, स्क्रॉडिंजर पिक्चर या फिर स्क्रॉडिंजर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद में हाइजेनबर्ग आए, उसके बाद में डिराक ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन दिया, जिसे हम कहते हैं इंटरेक्शन पिक्चर या फिर इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसमें से मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक हाइजेनबर्ग पिक्चर को एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, ठीक है। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास लेट्स से कोई फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। अब ये फिजिकल सिस्टम हमें क्या बताएगी, उस सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट बताएगी, ठीक है। अब प्रेजेंट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन थी, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने अलग अलग टर्म्स यूज़ की थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीज़ें होती है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट बताती है। तो फर्स्ट वन इज़ अपना वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा होता है एक ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर को फिलहाल के लिए मैं ओ कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर। तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं जो सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट को एक्सप्लेन करने वाली है हमें, ठीक है। तो अब इस प्रेजेंट स्टेट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, पास्ट स्टेट भी निकालेंगे, ठीक है। सिस्टम की जो पास्ट स्टेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, प्लस इसके फ्यूचर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास में प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट में मैं कहता हूँ कि जो मेरा वेव फंक्शन है, ठीक है, इसका एट टाइम t0, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू 0 प्रेजेंट है ना, तो मैं टाइम को 0 कंसिडर कर रहा हूँ इस समय, ठीक। तो इस समय मेरा साई का जो वैल्यू है दैट विल बी साई 1। फिर अगर मैं पास्ट में इसका वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो इस समय अगर मैं कोई नेगेटिव टाइम लेता हूँ तो इसको मैं -t1 अगर कंसिडर करूँ तो उस समय मेरा साई का वैल्यू समझो साई 2 है, ठीक। उसी तरह से अगर मेरे को फ्यूचर में निकालना है तो मैं इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, t=t2 अगर मैंने समझो कुछ वैल्यू लिया तो मेरे पास में साई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा साई 3। इस तरह से मेरे पास में कुछ वैल्यूज़ आएंगी साई की, ठीक है। तो वेव फंक्शन के साथ हमने रिलेशन देखा कि भाई टाइम के साथ हाँ हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमने बात की थी ऑपरेटर की भी। तो ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तब ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि ये भी टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, और अपना जो वेव फंक्शन है ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा था। तो सिंपली अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ डायरेक्टली कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हमें वेव फंक्शन का रिलेशन विद टाइम निकालना है एंड ऑपरेटर का रिलेशन विद टाइम निकालना है इफ़ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है क्वांटम मैकेनिक्स में तो हमें कुछ ऐसी टर्म्स चाहिए होंगी जो टाइम के साथ में रिलेट करे या फिर टाइम के साथ चेंज हो, राइट। हमारे सिस्टम का रिलेशन बताए टाइम के साथ। सो ऐसी टर्म्स हमारे पास में वेव फंक्शन थी और ऑपरेटर था, ठीक है। तो वेव फंक्शन का रिलेशन या फिर द चेंज इन वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें निकालना है, तो हमें इस टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, वेव फंक्शन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है। अगेन उसके साथ हमें इस ऑपरेटर ओ का जो चेंज है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी हमें पता करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो हमने बात की थी अभी किसकी, वेव फंक्शन की, कि वेव फंक्शन किस तरह से वेरी करता है टाइम के साथ। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर की, ठीक है। तो जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर भी टाइम के साथ में, मतलब ऑपरेटर एक्चुअल में क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आपको देता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फिर मोमेंटम मेजर करना है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आप क्या करोगे, मोमेंटम ऑपरेटर का यूज़ करोगे, राइट। तो मोमेंटम ऑपरेटर का यूज़ करके आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटर ओ है मेरे पास में, ठीक है। इस ऑपरेटर को मैंने इस फंक्शन वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट किया, तो मेरे को ये क्या देगा, एक आइगन वैल्यू देगा, ठीक है, इस साई की, राइट। ये हो जाएगा मेरा प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। अगर मैं पास्ट में फिर ऐसी कुछ और करूँ, पास्ट में फिर से मैं ऑपरेटर का इस पे कराऊँ, ठीक है, इस पे ऑपरेट कराऊँ, तो मेरे को इस बार λ2 मिलेगा, आइगन वैल्यू चेंज होगा। उसी तरह से फ्यूचर में तो फिर से ऑपरेटर को मैंने ऑपरेट करा है इस वेव फंक्शन पे, तो इस बार λ3 साई मिलेगा, राइट, इस तरह से,
तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि जो ऑपरेटर है वो भी टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। तो फिर हमने जो लिखा था कि हमें ये दो रिलेशंस फाइंड करने होंगे, एक तो टाइम के साथ में साई का रिलेशन, ठीक है, किस तरह से वेरी कर रहा है, और इस ऑपरेटर ओ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर पाएंगे, राइट। तो ये दो मेन चीज़ें हैं। ओके नाउ, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया था अपने अपने तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में 3 जो साइंटिस्ट था, फर्स्ट था स्क्रोडिंजर, सेकंड थे अपने हाइजेनबर्ग, और थर्ड वन वाज डिराक डेल्टा फंक्शन वाले ही थे शायद, ठीक है। तो लेट्स सी, स्क्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन, हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, और जो अपना इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इसका मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ इन्हें क्या क्या कंसिडरेशंस की थी। उसके बाद अपना मेन टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट कवरिंग बेसिक्स, उसके बाद में अपना मेन टॉपिक पे जाते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट वन इज अपना स्क्रोडिंजर इक्वेशन या फिर स्क्रोडिंजर पिक्चर, या फिर इसी को हम कहते हैं स्क्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कंसिडर किया था कि वेव फंक्शन कैसे होते हैं, वेव फंक्शन और टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। हमने देखो दो चीज़ें, दो फैक्टर देखे थे जिसके ऊपर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले थे। एक था हमारा वेव फंक्शन, एक था ऑपरेटर। तो वेव फंक्शन को हमने बोला कि भाई टाइम डिपेंडेंट है, तो इस बार ऑपरेटर क्या इन्होंने कंसिडर किया, ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? टाइम इंडिपेंडेंट। सो द सेकेंड वन इज हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन या फिर हाइजेनबर्ग पिच, ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। इसका अपन डेरिवेशन वगैरह भी देखने वाले हैं, राइट। सो इसमें देखो हाइजेनबर्ग पिक्चर या फिर हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या बताया गया था कि इसका टोटल अपोजिट, स्क्रोडिंजर पिक्चर का टोटल अपोजिट, इसमें वेव फंक्शन को टाइम डिपेंडेंट बोला, ठीक है। तो इसमें जो वेव फंक्शन है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। उसी तरह से ऑपरेटर, यहाँ पर देखो ऊपर में टाइम इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे जो साइंटिस्ट थे डिराक का जो इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने का तरीका था, उसे हमने कहा था इंटरेक्शन पिक्चर या फिर इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, देखो एक्चुअल में अगर आप देखोगे ऐसा लगा कि दोनों थेरीज का इन्होंने कुछ चुरा के, दोनों को मिक्स करके कुछ नया थेरी दे दिया था, ठीक है। बट इस तरह से नहीं था, इसके पीछे का रीज़न भी पता था आपको, उन्होंने कैसे अपने इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। तो इंटरेक्शन पिक्चर में इन्होंने क्या कहा था कि वेव फंक्शन और अपना जो ऑपरेटर होता है, दोनों ही कैसे होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों ही मेथड जो हमने देखा कि एक टाइम डिपेंडेंट होता था तो दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट होता था, यहाँ पर सेकंड वाले में वैसे ही। बट इंटरेक्शन पिक्चर में क्या हो रहा है, दोनों ही टाइम डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखने को ऐसा लगता है कि हाँ भाई दोनों में से इन्होंने कुछ चुरा लिया, बोला कि भाई टाइम डिपेंडेंट है दोनों, राइट। बट इस तरह से कुछ नहीं है। तो इसका पीछे का रीज़न क्या था, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज सिग्निफाइड लाइक दिस, ठीक है, कैपिटल H और उसके ऊपर हेड, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी होता है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या बताता है, टोटल एनर्जी बताता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस वन इज टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, ठीक है, और ये वाला टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है। इसी के लिए और भी एक नाम होता है, दिस वन इज कॉल्ड अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो H0 है, H0
दिस इज सिग्निफाइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस ऑपरेटर, या फिर चेंज इन दिस ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो एच डैश है दिस इज शोइंग द चेंज इन वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, राइट। सो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के दो पार्ट्स हैं, ठीक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का वैसे मेरे पास में नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं, तो इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, स्क्रॉडिंजर रिप्रेजेंटेशन का। बट मेरा टॉपिक हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं हाइजेनबर्ग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक। लेट्स मूव। तो हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं पहले। सो मेन थ्योरी अपना ये है, यहाँ पे देखो हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि इस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल सिस्टम को हम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के थ्रू यूज कर मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन होगा और एक मतलब टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन होगा और एक टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। बट ये जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है ये हमें कहाँ से लेना है, स्क्रॉडिंजर पिक्चर में ऑलरेडी हमने इसको डिराइव करके रखा है, राइट। तो वहाँ से हम यूनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके सॉरी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सर डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करके इस वेव फंक्शन को हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेडीमेड अपने पास में वेव फंक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मेरा वेव फंक्शन कुछ इस तरह होता है, स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी गिवन होता है टाइम डिपेंडेंट वाला, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इज लाइक दिस, e⁻−IHT अपॉन h कट इंटू स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन, यहाँ पे ठीक है ओ नॉट लगा रहे हैं अपन, मतलब साई नॉट लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में हाइजेनबर्ग फंक्शन, ठीक है, हाइजेनबर्ग फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं e⁻IHT अपॉन h कट। और यहाँ पे हाइजेनबर्ग फंक्शन के लिए सिंपली हम इसको इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, e⁻IHT अपॉन h कट, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो बाकी का टर्म तो वैसे का वैसे ही रहेगा, IHT अपॉन h कट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली ये दोनों एक में को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन, राइट, ओके। अगर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हम एक कॉमन फिजिकल सिस्टम लेते हैं, तो हमने देखा था कि ये जो तीन साइंटिस्ट हैं तीनों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की, राइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन तो हर एक सिस्टम के लिए सेम ही होंगे ना, मतलब अगर मैं सेम सिस्टम लेता हूँ और उसके ऊपर अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब अलग अलग तरीके से निकाले हुए इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, कॉमन फिजिकल सिस्टम ले रहे हैं दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में, एक हाइजेनबर्ग और एक स्क्रॉडिंजर, ठीक। तो दोनों में अगर मैं सेम सिस्टम लेता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो मेजरमेंट है वो सेम आना चाहिए, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, ये हाइजेनबर्ग वाली की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, दिस इज स्क्रॉडिंजर वाला, दोनों का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो सेम आना चाहिए, दोनों का मेजरमेंट, राइट। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे हाइजेनबर्ग वाले के लिए हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेव फंक्शन, मतलब हाइजेनबर्ग वेव फंक्शन, ठीक है, फिर बीच में अपना जो ऑपरेटर है वो आ जाता है, उसके बाद में फिर से साई h आता है यहाँ पे और dx, इंटीग्रेशन का dx, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, स्क्रॉडिंजर है तो यहाँ पे s लग जाएगा सफिक्स में, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लगेगा s, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना s कैप आएगा, फिर यहाँ पे फिर से साई s और यहाँ पे dx, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो अपने ये साई है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो साई एस है अपना, साई एस का जो वैल्यू है, ठीक है, और ऊपर से हाँ एक और चीज़ हमने यहाँ पे मैंने तो रब कर दिया है, पर हमने एक और यहाँ पे पिछले सेक्शन में देखा था, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना, हमने ये प्रूव किया था कि साई एच इज इक्वल्स टू साई एस नॉट, राइट। इस तरह से हमने कुछ
प्रूव किया था। तो इस रिलेशन का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो साई एस होता है, स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन जो है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, e टू द पावर माइनस एच टी लिखते हैं, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट लिखते हैं, राइट। सो इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और ये यहाँ पे इसका इक्वल होता है टाइम इंडिपेंडेंट वाले के लिए, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो यहाँ पे जो साई एस है टाइम डिपेंडेंट वाला, दिस इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट इंटू साई एस नॉट, ठीक है। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगेन अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला है ये अपना हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सपांशन आप कह सकते हो, और उसी तरह से यहाँ पे हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं, राइट। और हमें पता है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है साई एस की, ठीक है, जो टाइम डिपेंडेंट वाला है, ठीक, तो उसकी ये वैल्यू आती है। तो उसी तरह से अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, साई स्टार निकालना है, तो क्या करूँगा, बस मैं आयोटा माइनस आयोटा की जगह आयोटा आएगा सिर्फ आई एच टी अपॉन एच कट, इस तरह से, राइट। और बाकी का तो सेम ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई स्टार एस, ठीक है, इस तरह से। तो हमको क्या करना है, देखो साई की जगह साई स्टार कर देना है और जहाँ पे आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा है, फिर माइनस आयोटा है तो आयोटा, इस तरह से करना है, ठीक। तो ये दो चीज़ों का हमें यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर देखो साई स्टार भी और साई भी है, साई एस स्टार और साई एस दोनों है, तो दोनों की वैल्यू को बस वहाँ पे पुट करना है। तो लेफ्ट साइड जो है आपकी वैसी रहेगी, ए एच कैप, यहाँ पे साई एच डी एक्स। अब यहाँ पे जो भी होगा चेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साई एस की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या, ई टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट साई एस नॉट, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ऑपरेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा, स्क्रॉडिंजर ऑपरेटर जो है वैसे ही रहेगा। फिर साई एस का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, ठीक है। साई स्टार के लिए आई यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे स्टार, ठीक है। पहले स्टार वाले टर्म थी ना, तो स्टार वाली डाल देंगे। उसके बाद में ए एस वैसे का वैसा लिखा। फिर अगेन ई टू द पावर, अब ये नॉर्मल वाला है, तो ई टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, और यहाँ पे आ जाएगा साई एस नॉट, ठीक है। अब दोनों तरफ आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो टर्म्स है एक में को कैंसिल कर रही है, राइट। दोनों टर्म्स एक में को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, राइट। सो ये जो पूरा टर्म होता है, ठीक है, कौन सा टर्म, हाँ, मैं इसमें क्या करता हूँ, साई स्टार का एक साइड लिख लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हमने ये जो रिलेशन निकाला था कि साई एच इज इक्वल टू साई एस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर साई एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साई एस नॉट, पर यहाँ पे स्टार है तो यहाँ भी स्टार आ जाएगा, ठीक है। फिर ए एच, ठीक है, तो ये जो अपना ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जो था वही। अब यहाँ पर साई एच की जगह फिर से मैं साई एस नॉट लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज हो गया। अब ये जो टर्म्स है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंज करते समय क्या क्या लिखना है, साई एस नॉट स्टार को अपन एक साइड ले लेंगे, ठीक है। फिर ई टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, फिर अपना ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में ई टू द पावर आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक है। और फिर बाकी का जो ऑपरेटर एक बचा है साई एस नॉट, ये अपना इधर आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो इतना टर्म है ये नेगेटिव पावर वाला एक्सपोनेंशियल, फिर ऑपरेटर, और फिर ये पॉजिटिव पावर वाला एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अपन दोनों साइड पे कंपेयर करके देखते हैं। देखो यहाँ पर साई स्टार, यहाँ पे साई, और यहाँ पे लास्ट में साई, और बीच में जो ये टर्म है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है, ठीक है। उसको अगर आप दोनों LHS और RHS को इक्वेट करते हो तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन कि
हैमिल्टोनियन इसमें जो ऑपरेटर आता है आपका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू व्हाट, e टू द पावर पॉजिटिव आई एच टी अपॉन एच कट इंटू दिस ऑपरेटर स्क्रोडिंजर वाला इंटू e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच, ठीक है। दोनों LHS और RHS को हमने कंपेयर करके ये वैल्यू निकाली है, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो साई एच है, ठीक है, साई एच और साई एस दोनों ही कैसे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट है। जो दोनों ही टर्म्स है वो कैसी है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ए एच कैप का जो वैल्यू है अपने पास में, ये जो पूरा ए एच कैप का वैल्यू आया है और जो ऑपरेटर्स है वो सब कैसे टाइम डिपेंडेंट है। ए एच कैप और जो ऑपरेटर है दे आर टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो फिर से ए एस ऑपरेटर है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है, कौन सा टाइम डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक। फिर उसके बाद ठीक है, इतना अगर आपको समझा हो, इतना नोट कर लिया हो तो उसके आगे अपन बढ़ते हैं अभी। अब जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ए एच कैप, दिस इज टाइम डिपेंडेंट, okay, this term is time dependent। अब आपको पता है कि जो दिस u इज इक्वल्स टू व्हाट, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक है। तो उसी तरह से u डैगर या फिर u स्टार, इसका वैल्यू क्या होगा, आयोटा की जगह क्या करना है, बस पॉजिटिव आयोटा करना है, आई एच टी अपॉन एच कट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ए एच कैप दिस इज इक्वल्स टू यू ए एस ऑपरेटर और यू डैगर या फिर यू स्टार, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू यू इंटू ए एस यू डैगर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन फिर से आपको याद रखना है, ठीक है। इस रिलेशन का हम यूज़ करने वाले हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर आपको डेरिवेशन करना है तो आपको इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है आपको इसका। तो यू और यू डैगर का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो और उसके बाद में उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए एच कैप या फिर जो ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नहीं कहोगे आप इसको, हाइजेनबर्ग ऑपरेटर, ठीक है। सो इस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। यू का वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक है। अगेन उसके बाद में आ रहा है आपका ए एस, मतलब आपका ये ऑपरेटर स्क्रोडिंजर वाला। फिर यू डैगर या फिर यू स्टार को जो वैल्यू आ रहा है, यू स्टार का वैल्यू क्या है, e टू पावर आई एच टी अपॉन एच, ठीक है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए एच कैप अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म्स है तो अपने को यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट करते ही देखो अपन क्या करना है, एक टर्म को डिफरेंशिएट करके बाकी दो कांस्टेंट ऐसा करना है, ठीक है। तो ऐसा आपको तीन टर्म्स लेनी पड़ेगी, ठीक। तो फर्स्ट वाले में जैसे आपके पास में क्या निकल कर आएगा बाहर, आई एच टी e टू द पावर आई एच टी। मैं थोड़ा डायरेक्टली देख कर रहा हूँ, आपको ये अपने मन से करना है और टाइम सेविंग मैं इसको फटाफट से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑपरेटर आएगा, फिर यहाँ पे e टू पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच, ठीक। फिर दूसरी टर्म में आप क्या करोगे, e टू द पावर आई एच टी बाहर आ गया, ठीक है। e टू द पावर आई एच टी बाहर आ गया। फिर इस ऑपरेटर का डिफरेंशिएशन ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पहले इसका लिया फिर आप ऑपरेटर का लेंगे,
ओके, देन फिर e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक। देन उसके बाद में अब ये वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन, मतलब जो नेगेटिव वाला है उसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे। सो दिस विल बी सिंपली माइनस ऑफ आई एच कट, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था सिंपली, और यहाँ पे e टू द पावर आई एच टी अपॉन एच कट, और फिर बाकी के टर्म्स वैसे की वैसे। सो e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक। अब यहाँ से आपको कुछ टर्म्स कॉमन लेनी है, आई एच कट इस तरह से, और e टू द पावर माइनस आई एच टी, फिर कॉमन लेने पर एच ए एस माइनस ये ऑपरेटर इंटू एच, इस तरह से कॉमन आएगा e टू द पावर माइनस आई एच टी। तो दो टर्म्स में से अपन ने बस ये पार्ट को कॉमन लिया है, ठीक है। फिर e टू द पावर माइनस आई एच टी डेल ऑपरेटर के साथ में आपने टाइम डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट। अब यहाँ पर जो ये अपना ब्रैकेट आया है ये वाला, ठीक है, इसको अपन कम्यूटेशन रिलेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे कि एच ए एस माइनस ए एस एच इज इक्वल्स टू दिस कम्यूटेशन रिलेशन एच कॉमा ए एस, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। आगे इसके आगे का स्टेप, ठीक है। अब क्या करना है, वही डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डी ए एस बाय डी टी, ठीक है, डी ए एच बाई डी टी। हमने हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन लिया था, तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम, राइट। तो उसके बाद में आई एच कट e टू द पावर माइनस आई एच टी, फिर हमने जो कम्यूटेशन रिलेशन लिया था उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे h इंटू ए एस, सॉरी h कॉमा ए एस, और प्लस बाकी का जो टर्म था, ठीक है, e टू द पावर आई एच टी माइनस आई एच टी, और फिर यहाँ पे आ गया अपना डेल ए एस अपॉन डेल टी टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन एच कट। सो यहाँ पर हैमिल्टनियन ऑपरेटर, सॉरी हाइजेनबर्ग ऑपरेटर, नॉट हैमिल्टनियन, हाइजेनबर्ग ऑपरेटर का जो वैल्यू है, दिस इज e टू द पावर आई एच टी अपॉन एच कट into this operator as it is what minus i h t upon h कट, ये हमने पहले डिराइव किया था, ठीक है। और इसी तरह से एक और ऑपरेटर जो दूसरा हमने लिया था, ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर कोई ऑपरेटर होता है इस तरह से हाइजेनबर्ग में, तो e टू द पावर आई एच टी, यहाँ पे अपना ऑपरेटर जैसे अपन ने इस बार ओ लिया ना फॉर्मूले के हिसाब से, तो ओ एस e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच कट, ठीक है। तो इस फॉर्म में अपने पास में, तो अब फाइनली इसको अपन इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं कि आई अपॉन एच कट इंटू एच कॉमा ए एच, इस बार ए एच आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है यहाँ पे टोटली, ठीक। तो ये जो पूरा सेकेंड टर्म था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक, समझ पा रहे हो। ये जो पूरा टर्म था इसको इसने रिप्लेस कर दिया, ए एच से रिप्लेस किया उसको, ठीक, प्लस डेल ए एच अपॉन डेल टी, तो टी के साथ में रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइजेनबर्ग्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन या फिर हाइजेनबर्ग पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो टाइम डिपेंडेंट है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं।
तो आई नो द टॉपिक वॉज लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट नोट्स का PDF मैं इसके साथ साथ डाल रहा हूँ, तो आप इसको रेफ़र करके थोड़ा देख सकते हो। ठीक, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ लगा मुझे थोड़ा सा। तो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड माई नोट्स बेटर या फिर यूट्यूब पे और वीडियोज देख के, तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय, हैव अ नाइस डे।